नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया है। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनके सीधे संपर्क में टीएमसी के 21 विधायक हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने यह कहते हुए कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं, कहा कि इस समय टीएमसी के 38 विधायकों से बीजेपी के बहुत अच्छे संबंध हैं, जिनमें से 21 तो सीधे हमारे संपर्क में हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल में फिलहाल बीजेपी के 71 विधायक हैं और टीएमसी के विधायकों की संख्या 220 है। हालांकि ममता बनर्जी भी लगातार आगाह करते हुए कह रही हैं कि बीजेपी बंगाल में उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। उसको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से सामना करना होगा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के 21 टीएमसी विधायकों से संपर्क होने वाली बात के बाद टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने मिथुन पर पलटवार करते हुए कहा कि मिथुन चक्रवर्ती मानसिक रूप से बीमार हैं। शांतनु सेन ने कहा कि मैंने सुना था कि मिथुन चक्रवर्ती को कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरा मानना है कि वो मानसिक रूप से बीमार थे, शारीरिक रूप से नहीं तो बंगाल में रहते हुए सब बात कोई नहीं बोल पाएगा। शांतनु ने कहा कि मिथुन को अपने विधायकों की संख्या तक नहीं पता होगी। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि उनको राजनीति नहीं आती है। भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल को जीवित करने के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है। पैकेज के 3 हिस्से हैं: सेवाओं में सुधार, बैलेंस शीट को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना। इसके साथ ही दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार बीएसएनएल को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। बता दें, बीएसएनएल काफ़ी समय से घाटे में चल रहा है। वो बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार शाखा जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 4G सेवाओं को शुरू किया और डेटा की कीमतों में आक्रामक रूप से कटौती की थी, जिसके बाद बीएसएनएल काफ़ी पिछड़ गया था। लेकिन अब सरकार के ऐलान के बाद बीएसएनएल में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। गूगल ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। इसके तहत अब यूजर्स भारत के 10 शहरों में 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू देख सकेंगे। गूगल मैप्स पर स्ट्रीट व्यू फीचर इस्तेमाल करने के लिए आपको शहरों में उस हिस्से पर जूम और टैप करना होगा जहां का स्ट्रीट व्यू आप देखना चाहते हैं। स्ट्रीट व्यू में लोकल कैफे, कल्चरल हॉटस्पॉट्स, गलियां और नई जगह दिखाई जाएंगी। स्ट्रीट व्यू गूगल मैप्स को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा, क्योंकि सड़क की हालत पर भी जानकारी देगा, जो अक्सर सैटेलाइट इमेजरी में स्पष्ट नहीं होता है। गूगल जिन शहरों में इस स्ट्रीट व्यू सर्विस को लॉन्च कर रहा है उनमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर शामिल हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू फीचर का विस्तार करने के लिए स्ट्रीट डेटा की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए गूगल भारतीय कंपनियों की मदद ले रहा है। इसमें गूगल मैप्स ने टेक महिंद्रा और मुंबई स्थित जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। बता दें, सुरक्षा चिंताओं को लेकर सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में कम से कम 2 बार गूगल को अनुमति देने से इनकार किया जा चुका था। आखिरकार अब ये भारत में लॉन्च हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की इस दौर की पूछताछ पूरी हो गई है। ईडी ने एक बार पहले और अब 2 दिन लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ की। इस दौरान उनसे तमाम सवाल पूछे गए। उधर कांग्रेस के सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर संसद और सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उनकी पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज भी हिरासत में ले लिया। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति देश में है वो चिंतित करने वाली है। इन मुद्दों पर संसद के अंदर बहस नहीं करने दी जाती है। गहलोत ने कहा कि देश के अंदर ईडी का आतंक है और इस आतंक को लेकर फैसला जल्दी होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेसी नेताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जो विषय उठा रही है वो देश और जनता के लिए आवश्यक नहीं है, ये परिवार और पार्टी को बचाने का प्रयास है। नड्डा ने कहा कि करोड़ों का घोटाला है और इसमें एजेंसी को जवाब देने की ज़रूरत है। ये परिवार अपने आप को देश और कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई सवाल पूछे ये इनको नागवार गुजरता है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो महारानी और युवराज को रेगुलर तरीके से पूछताछ हो रही है, इसमें बवाल क्यों करते हैं? ये सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। महारानी और युवराज से सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, इसमें समस्या है। बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर नारेबाजी और हंगामा हुआ और इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा।
विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन की कार्यवाही के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और नारेबाजी की। नारेबाजी करने, कागज फाड़ने और इन्हें आसन की ओर फेंकने के कारण राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सांसदों का निलंबन खत्म किया जाना चाहिए। टीएमसी के सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। बता दें, राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बाद मंगलवार को 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके पीछे उनके खराब व्यवहार को वजह बताया गया। इससे पहले सोमवार को लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार को वजह बताते हुए 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अभी तक कुल निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 24 हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव का माहौल है। हत्या की यह वारदात मंगलवार रात को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे गांव में हुई है। बीजेपी नेता का नाम प्रवीण नेट्टारू था और वो युवा मोर्चा में जिला सचिव थे। अधिकारियों के मुताबिक प्रवीण ने अपनी दुकान बंद करने के बाद केरल के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक बाइक पर 2 लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। प्रवीण उनसे बचने के लिए नज़दीक की एक दुकान में भागा, लेकिन तब तक हमलावरों ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भाग गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया और प्रवीण को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक प्रवीण के शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया है और 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस मामले में ये बात निकलकर सामने आई है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम युवक मसूद की हत्या हुई थी। 19 साल का मसूद पेंटर था और किसी विवाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस को इस बात का शक है कि प्रवीण की हत्या मसूद की मौत का बदला लेने के लिए की गई हो। मसूद की हत्या के मामले में पुलिस ने दक्षिणपंथी संगठनों के 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। राज्य के गृह मंत्री आरागा जनेन्द्र ने कहा, यह घटना केरल और कर्नाटक की सीमा के नज़दीक हुई है और इसलिए पुलिस पड़ोसी राज्य की पुलिस के संपर्क में है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक में भाजपा युवा विंग के कार्यकर्ता की हत्या के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एनडीटीवी के मुताबिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बीजेपी के यूथ विंग के सदस्यों ने संगठन से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ही पार्टी कार्यकर्ताओं के जीवन की रक्षा करने में विफल हो रही है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की कार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और धक्का मुक्की करने लगे। कर्नाटक में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद सहित कई अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने इस मामले में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। घटना के बाद बेल्लारे और सुल्लिया में विश्व हिंदू परिषद की ओर से बंद बुलाया गया है और बड़ी संख्या में दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवीण की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ है। कुछ जगहों से सरकारी बसों पर भी पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। हत्या की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर थिएटर सोसाइटी का नाम बदलने का आरोप लगाया है, क्योंकि ये उर्दू में था। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इस आरोप से इनकार किया है। छात्रों के अनुसार थिएटर सोसाइटी का नाम इल्हाम था, जिसे बदलकर आरंभ कर दिया गया है। हालांकि प्रिंसिपल RN दुबे ने आरोपों से इनकार किया और इसे अपने खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। थिएटर ग्रुप के एक सदस्य ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले कॉलेज के एक अधिकारी ने उनसे कहा था कि इल्हाम नाम प्रबंधन को स्वीकार नहीं है और उन्हें नाम बदल देना चाहिए। नाम ना बताने की शर्त पर एक छात्र ने कहा कि कॉलेज ने धमकी दी है कि अगर उसके सदस्य नाम बदलने के लिए राजी नहीं हुए तो वो थिएटर सोसाइटी का फंड फ्रीज कर देगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सोसाइटी के लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन हमें बताया गया कि अगर नाम नहीं बदला गया तो छात्रों की हाजिरी दर्ज नहीं की जाएगी। इससे छात्र डर गए और नाम बदलने के लिए तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी ED के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सभी कड़े प्रावधानों, जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधानों को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में ED के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बिना सबूत के या सूचना दिए बिना किसी को भी गिरफ्तार करने की जो ताकत ED के पास है वो पूरी तरह असंवैधानिक है।
अपने फैसले में बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पुलिस नहीं है और इसलिए पूछताछ के दौरान इनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान सबूतों की तरह ही वैध हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि ईडी के अफसरों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में किसी आरोपी को हिरासत में लेते वक्त इसके पीछे क्या आधार हैं इसे बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ज़रूरी नहीं है कि ईडी के अफसर शिकायत की कॉपी आरोपी को दिखाएं। अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को भी बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि जमानत के लिए दोहरी शर्तों का प्रावधान कानूनी है और मनमाना नहीं है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जमानत देने की शर्तें बेहद सख्त हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदम्बरम, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई अन्य लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।